ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस शुक्रवार 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स इंडिया ने हमेशा की तरह अपने प्लेटफॉर्म पर एक और राष्ट्रीय आपदा को महामारी को रिलीज कर दिया है, ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस नाम की। इस 2 घंटे की महामारी को झेलने के बाद अगर आपको जिंदा बचना है तो सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि अपनी आंखें, अपने कान और दिमाग, इन तीनों पर ताला लगाकर ही आपको इस फिल्म को देखना होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी खुली छूट जाती है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 घंटे के बाद आप मानसिक और बौद्धिक रूप से अस्थिर हो जाए। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। फिल्म में सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता, कुणाल कपूर आदि आदि मुख्य भूमिका में हैं। और पठान जैसी 2 टके की सड़क छाप पाकिस्तान प्रेमी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है नेटफ्लिक्स के लिए। नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को लगा हो कि भाई सिद्धार्थ आनंद हमारे लिए अब कोई धूम जैसा, रेस जैसा या फिर सिद्धार्थ आनंद की ही बैंग बैंग जैसा कुछ स्टाइलिश हाइस्ट एक्शन थ्रिलर वो हमें बना करके देगा। पर सिद्धार्थ आनंद ने तो नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को ही चूना लगा दिया है, ऐसा दिख रहा है स्पष्ट रूप से। या फिर हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर हमें दर्शकों को चूना लगाया हो, क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे किसी स्कैम से कम तो नहीं लगती है। क्योंकि भाई कोई कितना भी मूर्ख हो ऐसा कंटेंट कैसे बना सकता है भाई, इतना वाहियात, इतना निम्न स्तर का। या तो नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ स्कैम हुआ है या फिर नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने साथ में मिलकर के दर्शकों के साथ में स्कैम किया है, जैसा कि वो लगभग हर हफ्ते करते ही रहते हैं। जब भी कोई गंदगी इनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है नेटफ्लिक्स इंडिया के, तो वो इसी प्रकार का कुछ ना कुछ टॉर्चर होता है, महामारी टाइप ही कुछ होता है। हाँ, जब इनको अपना वोक प्रोपेगेंडा फैलाना होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत टेक्निकली वेल मेड होता है। पर ऐसा कंटेंट ये तो टेक्निकली भी वेल मेड नहीं है, कहानी के नाम पर भी इसमें कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंसेस सबसे घटिया, डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा घटिया। जस्ट प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी खासी दिखती है, अलग अलग लोकेशंस पर, इसको फॉरेन लोकेशंस पर वगैरह शूट किया हुआ दिख रहा है। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू भी क्या यार, कई सारी जगहों पर तो इतना चीप ग्रीन स्क्रीन का इन्होंने यूज़ किया हुआ है ना, वो घटिया लग रहा था कुल मिलाकर। मतलब किसी भी प्रकार से किसी एक डिपार्टमेंट में भी हम ये कहे कि भाई यहाँ पर फिल्म अच्छी थी ना भाई, हर प्रकार से हर प्रकार से महावाहियात, महाघटिया फिल्म थी ये, महाघटिया। कहानी के नाम पर क्या है कि भाई एक कुछ आर्ट वगैरह कलेक्ट करने वाला क्या राजन औलख नाम जयदीप अहलावत के कैरेक्टर का नाम है, उस चारों तरफ से फंस गया है अभी। तो एक साउथ अफ्रीका का कोई बड़ा महंगा डायमंड है, मुंबई में आने वाला है, रेडसन वगैरह कुछ उसका नाम है। तो वहाँ पर मुंबई के म्यूज़ियम से उसको चुराना है। तो चुराने के लिए रेहान रॉय, सैफ अली खान का कैरेक्टर है, तो रेहान रॉय को वो कुछ तिकड़म करके भारत बुला लेता है। वो कुछ बुडापेस्ट वगैरह में कहीं पर बाहर होता है, दुनिया भर में वो ऐसे ही कुछ महंगी चीज़ें चुराता वगैरह रहता है ये रेहान रॉय। तो वो राजन औलख उसे बुलाता है भारत में ये महंगा डायमंड चुराने के लिए। और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, कुणाल कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो इस चोर के पीछे, सैफ अली खान के रेहान रॉय के कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है। राजन औलख की एक पत्नी है फराह नाम की। तो ये जो फराह है वो राजन से परेशान है, राजन से डरी हुई, सहमी हुई है, वो उसकी पत्नी है पर राजन से डरी हुई है। तो फिर फराह को ये रेहान आकर के बचाता है राजन, दरिंदे राजन से। तो यही कुल मिलाकर इसकी कहानी, इतनी वाहियात कहानी, ये सोच भी, मतलब एक तो ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि एक आर्ट कलेक्टर है, वो चारों तरफ से फंस गया है, उसको एक डायमंड चुराना है, तो एक ज्वेल थीप को वो जो दुनिया भर में महंगी महंगी चीज़ें चुरा रहे हैं उसको बुला रहे हैं। मतलब इतनी बचकानी कहानी। और ठीक है, ये भी आप लिख रहे हैं तो इसमें कुछ आप सबप्लॉट्स डालिए, कैरेक्टर्स को प्रॉपर तरीके से लिखिए, एक्सप्लोर करिए। इतनी चीप लग रही थी फिल्म, इतनी चीप। हाँ, कलर वगैरह स्टाइलिश वगैरह उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, पर वो भाई मजाक लग रहा था सीरियसली। इतनी घटिया फिल्म, शब्द नहीं है कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, हे भगवान। और रेहान रॉय का एक पास्ट भी दिखाया है, उसके पिता के साथ में उसकी कुछ अनबन। पिता आदर्शवादी थे बहुत, उसूलों के पक्के दिखाया है पिता को। तो अपने बेटे को निकाल देते हैं घर से कि भाई तू चोर है, तेरे जैसा बेटा मेरे घर में नहीं रह सकता। तो पिता आदर्शवादी वगैरह उनको दिखाया है। पर ऐसे आदर्शवादी पिता को अंततः कैसे इस चोर बेटा ही आकर के उन्हें कैसे बचाता है,
ये साथ में भी चल रहा है। पर भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको लग भी रहा हो कि यार ठीक ठाक तो लग रही है कहानी, ना भाई ना, आप फिल्म देखिए, आपको नहीं कहीं पर सर पटकने का मन किया ना, आप बताना मुझे आकर के। हे भगवान, कभी कभी ना ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि ये क्या है यार, ये क्या है। तो ये दर्शकों के साथ में स्कैम नहीं है तो क्या है? इतनी घटिया चीज़ कोई कैसे बना सकता है, अप्रूव भी कैसे कर सकता है? ऊपर से अपने OTT प्लेटफॉर्म पर ये लोग रिलीज भी कर दे रहे हैं दुनिया भर की ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखो भारत का कंटेंट। हाँ, क्या मजाक लगा करके रखा है नेटफ्लिक्स इंडिया वाले। मतलब या तो ये पूरी तरीके से सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी, पूरी तरीके से सड़ चुकी है, या तो फिर ये कुछ दूसरा ही इनका स्कैम वगैरह शायद कुछ चल रहा है भाई। इसके बगैर तो संभव ही नहीं है कि हर बार हर हफ्ते इतना घटिया कंटेंट, गंदगी जिसको हम लिटरली कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा या महामारी जिसको हम कह सकते हैं, हर हफ्ते ये लोग रिलीज करते जा रहे हैं। कुछ तो लिमिट होती है ना भाई। एक बार किसी से गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार। वर्षों से ये नेटफ्लिक्स इंडिया वाले गलती पर गलतियां करते जा रहे हैं क्या? हाँ, आप इनका पूरा कंटेंट उठा करके देख लीजिए। 2016-17 से जब से भी ये एक्टिव है भारत में, तब से इनका कंटेंट आप उठा करके देख लीजिए। या तो भारत विरोधी घिनौना हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड की लिटरली बनाया गया हो, ऐसा कुछ बहुत ही घटिया वोक प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट दिखेगा जो ठीक ठाक टेक्निकली वेल मेड होता है, या फिर ऐसा बिल्कुल कचरा कंटेंट जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसको स्कैम नहीं कहे तो और क्या कहे। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई नहीं देखने का मन, स्क्रीन की तरफ भी देखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है लिटरली मजाक चल रहा था, मजाक चल रहा था। और सबसे ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस हो जयदीप अहलावत का। हमेशा की तरह कहीं पर भी आप जयदीप अहलावत को देख लो, किसी भी कंटेंट में, लिटरली आपको एक सेकंड भी उसकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा। बस ये जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, इनके पपेट क्रिटिक्स है, ये ज़बरदस्ती सर पर लेकर के नाचते रहते हैं जयदीप अहलावत को, क्योंकि वो इनकी घिनौनी वोक प्रोपेगेंडा फिल्मों में, हिंदू विरोधी फिल्मों में काम करता है। और ये इस इकोसिस्टम की आदत है, जिनको आउटसाइडर कहते हैं ना, वो अगर इनकी वोक प्रोपेगेंडा फिल्मों में, हिंदू विरोधी फिल्मों में काम करते हैं ना, तो वो कितने ही घटिया एक्टर क्यों ना हो, ये उनको सर पर लेकर के नाचते हैं ताकि एक फेक हाइप बनाई जा सके ऐसे एक्टर्स के इर्द गिर्द। क्योंकि जनता छोड़ दीजिए, दर्शक छोड़ दीजिए, कोई मक्खी मच्छर भी ऐसे एक्टर्स को पूछता नहीं है जो ऐसी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्मों में काम करते हैं। और इसी कारण से ऐसे एक्टर्स के इर्द गिर्द अपने पपेट मीडिया और पपेट क्रिटिक्स के माध्यम से एक फेक हाइप ये बनाते हैं ताकि दूसरे ऐसे लोग काम करने के लिए तैयार हो इनकी प्रोपेगेंडा फिल्मों में। आप बताइए ना, आपको कभी ऐसा लगा हो कि जयदीप अहलावत की तरफ एक सेकंड भी आपको देखने का मन किया हो? एक तो जो घिनौना वो प्रोपेगेंडा कंटेंट होता है, चाहे वो पाताल लोक जैसा हो या महाराज जैसी फिल्म हो, कंटेंट तो घटिया होता ही है, उससे घटिया जयदीप अहलावत का परफॉर्मेंस होता है। परंतु जस्ट प्रोपेगेंडा फिल्मों में वो काम करता है। इसी कारण से ये इकोसिस्टम उसको सर पर लेकर के नाचता है, एक फेक हाइप बनाने के लिए, झूठी प्रशंसा, ताकि और ऐसे लोग ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो। उन्हें बताया जा सके कि देखो ऐसी फिल्मों में काम करोगे तब तुम्हें इस इंडस्ट्री में जगह मिलेगी। मैं ज्वेल थीप को दूंगा 0/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे तो छोड़िए, आप भी, बड़े भी इस महामारी से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। बाकी किसी ने गलती से इस फिल्म को देख लिया हो तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।